हाय एवरीवन, ये इंग्लिश PYQ सीरीज का लेक्चर नंबर 22 है। इसमें हम MTS 2022 के पेपर सॉल्व कर रहे हैं। तो चलिए लेक्चर को शुरू कर लेते हैं। पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो है अधेयर। अब देखो इसका आपको क्या बताना है, अपोजिट बताना है। तो सबसे पहले तो आपको अधेयर का मतलब पता होना चाहिए कि अधेयर का मतलब क्या होता है। तो देखो जो इसका मतलब होता है वो होता है किसी को फॉलो करना, किसी को रेस्पेक्ट करना, किसी की बात मानना। वो एक तरह से बहुत सारे इसके मीनिंग निकल आएंगे और एक पॉजिटिव वर्ड है, ये ध्यान रखो। हम जो वोकैब लगाते हैं उसमें ये भी देखते हैं, अगर हमको नहीं पता होता है तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि इसका पॉजिटिव सेंस है, इसका नेगेटिव सेंस है। तो इस तरह से भी हम थोड़ा ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं। अब देखो इस्टेब्लिश, कोई चीज़ बनाना, इस्टेब्लिश करना, तो ये तो नहीं होगा। अप्रूव, देखो अप्रूव एक पॉजिटिव वर्ड है और हमें एक नेगेटिव वर्ड चाहिए, अधेयर का एक नेगेटिव वर्ड चाहिए, तो ये भी नहीं होगा। कंपेल, कॉम्पेल का मतलब जानते हो, कॉम्पेल का मतलब होता है किसी को फोर्स करना कुछ करने के लिए, ठीक है, एक ये नेगेटिव वर्ड है। उसके बाद हम कंडेम, कंडेम मतलब किसी की निंदा करना। तो जो मोस्ट सुटेबल वर्ड है वो यहाँ पर अधेयर का जो अपोजिट है वो कंडेम है, ठीक। कंडेम मतलब किसी को निंदा करना, किसी के बारे में गलत बोलना। और अधेयर का मतलब होता है किसी को क्लोजली फॉलो करना, किसी की बात मानना, किसी को रेस्पेक्ट करना। तो यहाँ पर आपका ये हो गया। और आपको कंपेल की आप अपने नोट्स में ऐड ऑन कर लेना, जो नोट्स बना रहे हो ये PYQ सीरीज के, उसमें कंपेल का मतलब लिख लेना, फोर्स समवन टू डू समथिंग। कंडेम आपको नहीं पता, वैसे तो मोस्ट ऑफ द लोगों को पता होगी, अगर आपको नहीं पता तो इसे भी कर लेना। अधेयर भी लिख लेना अगर आपको नहीं पता है तो। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर मुझे बताना है इस ब्लैंक में क्या आएगा, ठीक है। ओबेसिटी इज ऑल्सो अ प्रोग्रेसिव कंडीशन, ठीक है, अनलाइक एनोरेक्सिया नर्वोजा विच टेंड्स टू विद एज, ठीक है। देखो मैं ऑप्शंस पे बाद में आऊँगा, पहले इसका मतलब समझते हैं। इसका मतलब है ओबेसिटी इज ऑल्सो अ प्रोग्रेसिव कंडीशन। वो कह रहा है ओबेसिटी क्या है, एक प्रोग्रेसिव कंडीशन है, मतलब समय के अनुसार बढ़ती है। ओबेसिटी एक बीमारी है, ओबेसिटी मतलब ओबीज कहते हैं ना, मोटापा। मोटापा क्या होता है, टाइम के अनुसार प्रोग्रेसिव होता है, प्रोग्रेसिव कंडीशन होती है। ओबेसिटी टाइम के अनुसार वर्सन होती है। मतलब प्रोग्रेसिव कंडीशन का मतलब जैसे कि ओबेसिटी है वो और ओबेसिटी होती जाएगी, ऐसा नहीं है कि वो टाइम के अनुसार कम होती जाएगी अगर आपने ध्यान नहीं दिया उस पर, ठीक है। तो वो प्रोग्रेसिव कंडीशन होती है ओबेसिटी। अनलाइक, लेकिन अनलाइक क्या है, एक कॉन्ट्रडिक्शन पैदा करता है। मतलब वो देखो इसका मतलब क्या है इतने का कि वो एक प्रोग्रेसिव कंडीशन है। अनलाइक मतलब अनलाइक का मतलब लेकिन, जैसे एनोरेक्सिया है, नर्वोजा है, विच टेंड्स टू, लेकिन ये ऐसी नहीं है। तो बेसिकली ये प्रोग्रेसिव है, ये प्रोग्रेसिव नहीं है। मतलब कि ये समय के अनुसार बढ़ रही होगी लेकिन ये समय के अनुसार सही हो सकती है। अनलाइक हमेशा कॉन्ट्रडिक्शन पैदा करता है, इसलिए मुझे ऐसा समझ में आ रहा है कि यहाँ पे मेरा एक ऐसा वर्ड होना चाहिए जो प्रोग्रेसिव का अपोजिट हो, ठीक है। इतना आपको समझ में आया। तो अगर आपको देखो एग्जैक्टली आपको पता होगा तो एक एम ए लियोरार्ट अगर आपने बुक में पढ़ा होगा तो लिख लो। अगर सॉरी थी अच्छी बात है, अगर नहीं पता तो इसे लिख लो, इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। एमो लियोरार्ट का मतलब होता है आपका कोई भी चीज़ धीरे हो जाना, या जैसे कि कोई बीमारी है उसकी जो स्पीड है बढ़ने की वो या तो बहुत धीमे उससे बढ़ना, या बिल्कुल रिवर्स हो जाना, या बिल्कुल ठीक हो जाना। और जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पर जो अनलाइक है वो एक कॉन्ट्रडिक्शन पैदा करता है। जैसे कि यहाँ प्रोग्रेसिव है उसका अपोजिट आएगा, तो प्रोग्रेसिव का अपोजिट यहाँ पर एमोलियरेट आ जाएगा। ये चीज़ ध्यान रखना। अनलाइक, बट, ये सारे वर्ड कैसे होते हैं, कॉन्ट्रडिक्शन दिखाते हैं। बट अगर कहीं पे एंड आ गया तो वो क्या करेगा, अगर पहले उसके पॉजिटिव बात है तो उसके बाद भी नेगेटिव बात पॉजिटिव ही होगी, सॉरी सेम रखता है वो। लेकिन बट हो गया, अनलाइक हो गया, ये नेगेटिव, ये कॉन्ट्रडिक्शन पैदा करते हैं। ऑल दो हो गया, सॉरी थो हो गया, ये सारे कॉन्ट्रडिक्शन पैदा करते हैं। हमेशा नेगेटिव वर्ड आएगा, पहले पॉजिटिव की बात हो रही होगी तो नेगेटिव आएगा, और नेगेटिव की बात हो रही होगी तो पॉजिटिव वर्ड आएगा। ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा एमोलियरेट हो जाएगा। अगर मैं पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से देखूँ तो मुझे एनिब्रिएट पता होना चाहिए, थोड़ा हार्ड है, ठीक है। आपने कम नाम सुना होगा। इसका मतलब होता है किसी को शराब वगैरह पिला देना। पूछा गया है एक दो बार पेपर में, एक बार मैं देख रहा था CHSL 2019 में पूछा गया है, ठीक है। और MTS में, मतलब MTS में ऑप्शन में आया, डायरेक्टली नहीं पूछा है, तो आपको पता होना चाहिए। स्ट्रगल तो आप सभी जानते होंगे। नेगेट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, और आप सभी जानते होंगे नेगेट का मतलब होता है कोई चीज़ कैंसिल कर देना, ठीक है, ख़त्म कर देना। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है, मुझे इम्प्रूव करना है इसको, इस जो अंडरलाइन है मेरी बेटा सेकंड, इसको अंडरलाइन को मुझे क्या करना है, इम्प्रूव करना है, ठीक है। इन द समर द वेदरिंग कैन बी
वेरी हॉट अराउंड हेयर। देखो वो कह रहा है गर्मियों में यहाँ पर मतलब इस एरिया में अराउंड हेयर यहाँ पर जो है वेदर है वो बहुत गर्म रहता है। वेदर जो आपका मौसम है वो बहुत ज़्यादा गर्म रहता है। अब मेरे को एक बात बताओ, ये वेदर और वेदरिंग में फ़र्क होता है। एक चीज़ ध्यान रखो, एक होता है वेदर और एक होता है वेदरिंग। इन दोनों में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है, ये चीज़ ध्यान रखना। वेदरिंग का मतलब होता है ब्रेकिंग डाउन इनटू स्मॉल पार्टिकल, जैसे कि मैं काट काट के छोटे छोटे पार्ट्स में उसे अलग कर दूँ, वो वेदरिंग होता है। और वेदर का मतलब मौसम होता है। तो देखो यहाँ पर वेदरिंग तो नहीं आएगा, यहाँ पर वेदर आएगा। तो जिस सेंटेंस में मेरा वेदर होगा वो सही हो जाएगा ये इस वाले में। अब देखो वेदर के साथ इज तो आएगा नहीं, ठीक है, कैन भी आएगा क्योंकि इज अपने साथ बी नहीं लेगा, ठीक है। ये भी एक सेंस बनता है कि इज के साथ बी नहीं आएगा, बट कैन के साथ आपने बी देखा होगा, कैन के साथ आपने बी देखा होगा। तो इस तरह से भी आप थोड़ा सा जा सकते हो पेपर में। तो देखो इस सीरीज़ से आपको इन्फॉर्मेशन मतलब आपको पता भी चलेगा, और मैं एक पेपर आपका कैसे अटेम्प्ट करना है वो भी नज़रिया चेंज होगा। थोड़ा सा पेपर को देखने का, सवाल को देखने का नज़रिया भी चेंज होगा। और जैसे कि हमने लास्ट 1-2 लेक्चर में मैंने कुछ चीज़ें और अच्छे से आपको पढ़ाने की कोशिश की है। जैसे कि पहले हम 20 मिनट का लेक्चर में कवर करते थे, बट अब मैं थोड़ा डीपली जाके अब आपको पढ़ाया करूँगा। हो सकता है कि 25-30 मिनट तक एक लेक्चर जाए, लेकिन ये लेक्चर में मैं अपना बेस्ट दूंगा, क्योंकि मैंने एक पोस्ट डाली थी कम्युनिटी पर जिसमें 80% लोगों ने बोला था कि उनका इम्प्रूवमेंट हो रहा है। इस जो PYQ सीरीज़ है, लगभग मैंने व्हाट्सएप पे भी डाला था और उस पे भी डाला था, जो व्हाट्सएप पे हम चैनल है जिसमें मैं MTS के लिए टारगेट प्रोवाइड करता हूँ, उस पर भी डाला था, और मैंने कम्युनिटी पोस्ट पे भी डाला था। लेकिन उसमें भी कुछ 10-20 लोग ऐसे हैं जिनको अभी भी उन्होंने बोला था कि उनका इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है। तो मैं थोड़ा सा और फोकस कर रहा हूँ और अच्छे से ट्राई कर रहा हूँ कि अगर आप ये आधा देखो 20 मिनट का लेक्चर देखो और उसमें भी समझ में ना आए तो कोई फ़ायदा नहीं बनता ये लेक्चर देखने का। मेरा मोटिव है कि आपको चाहे तुम फिर 25-30 मिनट का थोड़ा मैं टाइम बढ़ा के, लेकिन आपके और डेप्थ में समझाऊंगा हर चीज़ को। जितना हम पहले कर रहे थे उससे भी ज़्यादा डेप्थ में जाऊंगा, जिससे कि आपको और अच्छे से समझ में आए, ठीक है। ये मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। एट द खाली जगह है ऑफ द कंट्री द अर्ली एवंजेलिस्टिक जील ऑफ द चीफ प्रोटेस्टेंट डिनोमिनेशंस हैड नोटेबली लेसन्ड। अब देखो सबसे पहले तो इतना हार्ड सा सेंटेंस दे दिया इन्होंने कि आपको बहुत सारे लोग होंगे जिनको समझ में नहीं आएगा। तो देखो सबसे पहले तो एक बच्चा ऐसा होगा जिसको पता है कि देखो अभी हम इसका मतलब भी देखेंगे। एक बच्चे को ऐसा होगा कि फाइनल आएगा नहीं, एट द एंड ऑफ द सेंचुरी। बहुत जगह बोलते हैं एट द एंड ऑफ द मंथ, एट द एंड ऑफ द वीक, एट द एंड ऑफ द ईयर। वो बच्चा यहाँ पे एट द एंड देखेगा, उसे मीनिंग से कोई मतलब नहीं है। मैंने पहली बात तो ये बता दी कि अगर पेपर में आए और आपको ऐसे दिखे तो आप डायरेक्ट निकालना, आपको मीनिंग का कोई मतलब नहीं है। लेकिन कभी कभी पेपर में इतना आसान नहीं आएगा, इसलिए थोड़ा सा इसके मीनिंग पे जाते हैं कि इसका मीनिंग क्या कहना चाह रहा है। अगर जैसे कि देखो सबसे पहले ये तो आपको पता होना चाहिए कि एट द एंड ऑफ द, अगर ऐसे किसी के मतलब शताब्दी के एंड में, सेंचुरी के एंड में, मतलब आखिरी टाइम में, तो फाइनल नहीं आता। आपने बहुत सुना होगा कि एट द एंड ऑफ द वीक, सप्ताह के लास्ट में, एट द एंड ऑफ द मंथ, ये सब चीज़ आपने एंड ऑफ द मंथ, एंड ऑफ द वीक, तो ये तो देखो लगा दोगे। लेकिन इसका अगर मैं मतलब देखने जाऊँ, द अर्ली इवेंजेलिस्टिक जील। अब देखो इवेंजेलिस्टिक जील का मतलब क्या होता है। इवेंजेलिस्टिक का मतलब होता है प्रचार करना, जील का मतलब होता है उत्साह, एकदम एंथुजियाज्म। उसके लिए हम जील का प्रयोग करते हैं। ऑफ द चीफ प्रोटेस्टेंट, प्रोटेस्टेंट का जो प्रोटेस्ट करते हैं उनको बोलते हैं, ठीक है। डिनोमिनेशन मतलब एक संप्रदाय को बोल सकते हो। हैड नोटेबली लेसन्ड, लेसन्ड मतलब कम हुआ है। इसका कहने का मतलब यह है कि एट द एंड ऑफ द सेंचुरी, शताब्दी के ख़त्म होते होते एंड में, आखिरी टाइम में, जो अर्ली जो शुरुआत में आए थे ना, जो आपके प्रचारक थे, जिनमें जो प्रचार करने का जो उत्साह था, किसका, इनका चीफ, जो आपके डेनोमिनेशन का मतलब कि जो आपका संप्रदाय थे, उनके जो चीफ प्रोटेस्टेंट थे, जो प्रचारक थे, जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनका हैड नोटेबली लेसन, मतलब उनका जो प्रचार करने का एंथुजियाज्म था, जील था, वो क्या हुआ, कम हुआ है, ठीक है। कब हुआ था, एट द एंड ऑफ द सेंचुरी, सेंचुरी के एंड में। अब देखो कम हुआ था मतलब पास्ट की बात कर रहे हैं, इसका प्रेजेंट से कोई मतलब नहीं है। एक सेकंड, इसका प्रेजेंट से कोई मतलब नहीं है हमारा, तो हम क्या लगाएंगे यहाँ पर, हेड लगाएंगे। कहाँ पर, यहाँ पर हेड लगाएंगे। लेकिन अगर वो बोलता इन 2000 ऐसे कोई डेट दे देता, तो वहाँ पे आपको पता है पास्ट इंडेफिनिट में सेंटेंस बनता, वो बात की बात है। अभी इतना ध्यान रखो कि हेड क्यों आया, क्योंकि ये पास्ट ऑफ पास्ट की हम बात कर रहे हैं। उसके बाद
सिलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ट वर्ड, हमें रॉन्गली स्पेल्ट वर्ड बताना है। इनडिस्पेंसिबल, ठीक है, सही है हमारा इनडिस्पेंसिबल, वेट अ सेकेंड, इनडिस्पेंसिबल, इनडिस्पेंसिबल हमारा सही है, टायरनी सही है हमारा, पास्ट टाइम हमारा सही है, बट डिस्क्रिपेंसी की स्पेलिंग इन्होंने थोड़ी सी गलत कर दी है। बस कहाँ पर, ये आर के बाद ई आएगा, जो इन्होंने ई आई लगा दिया है, और हमारा यहाँ पर सही है। तो थोड़ा स्पेलिंग भी आप देख लो जिससे कि आपको एरर ना हो। विद वन गोल रिमेनिंग दे वर नॉट आउट ऑफ द वुड, आउट ऑफ द वुड देखो बहुत मतलब बहुत अच्छा ईडियम से, आउट ऑफ द वुड। अब ऐसे याद करना सिखाता हूँ, जैसे ये वुड है, इसमें से आप वुड में फंस गए, लकड़ियों में आप फंस गए, अब बाहर आओगे, आप बाहर आ गए तो आप एक डिफ़िकल्ट फेज से बाहर आ गए ना, ठीक है। आउट ऑफ द वुड का मतलब फ्री फ्रॉम डिफ़िकल्ट एंड डेंजर, मतलब कि आप पहले लकड़ियों में फंसे हुए थे, मैं आपको जस्ट याद करना सिखा रहा हूँ। आउट ऑफ द वुड ईडियम से इसका मतलब होता है कि पहले आप लकड़ियों में, सपोज लकड़ियों में फंसे हुए थे, और अगर आउट ऑफ द वुड लकड़ियों से बाहर आ गए तो आप डेंजर से बाहर आ गए ना। तो इस तरह से याद रख सकते हो कि फ्री फ्रॉम डिफ़िकल्टीज एंड डेंजर। उसके बाद देयर हेड्स वर ड्रैगोनिस एंड देयर पीपल लेस आई वाइट एंड स्टेयरिंग। अब देखो अगर मैं इसे पढ़ता हूँ, इसमें मुझे बताना है कि क्या मेरा करेक्शन हम कर सकते हैं। देखो देयर, देयर का मतलब होता है उनके, देयर का मतलब क्या होता है, देयर का मतलब होता है उनके। हेड्स, हेड मतलब सिर, वर ड्रैगोनिस मतलब उनके जो सिर थे वो कैसे थे, ड्रैगन जैसे थे। एंड देयर पीपल लेस आई, पीपल होती है पुतली, आँख की पुतली जो काली काली सेंटर में होती है, उनकी आँख में क्या नहीं था, पुतली नहीं थी जो, ठीक है। पीपल लेस, और आँख पूरी कैसी थी, वाइट थी, एंड वो क्या कर रहे थे, घूर रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो अगर हम एरर देखने जाएं, देखो इंग्लिश आप जब मानो कि जब आपको आ गई है, जब आप उसमें ये ढूंढ पाओ कि इसमें कोई एरर नहीं है। जैसे कि अगर मैं इसमें एरर देखने जाता हूँ तो देखो देयर, देयर हेड्स प्लूरल है, प्लूरल मेरा वर्ब सही है, वर्ब सही आया है यहाँ पर, ठीक है। हेड नहीं आएगा, जैसे मेरे पहले सेंटेंस में ऑप्शन में दे रखा है हेड, देयर हेड। अब उनके सिर, एक सिर नहीं है, हिज और हर हेड नहीं है, बहुत सारे सिर हैं, तो हेड, हेड के साथ हेड सही है। उसके बाद जब मेरा ये प्लूरल है तो वाज तो नहीं आएगा, प्लूरल ही वर्ब आएगी, इतना आपको क्लियर होगा। उसके बाद है चौथे में मेरा देयर। अब देयर होता है वहाँ, तो वहाँ नहीं आएगा ना, जब यहाँ देयर है तो यहाँ भी देयर होगा। तो सिंपल सी बात है, आप इस तरह से भी लगा सकते हो कि भैया इसमें तो नो इम्प्रूवमेंट होगा, इसमें कोई करेक्शन की मुझे ज़रूरत ही नहीं है। तो इसको इस तरह से हम टैकल करेंगे पेपर में। उसके बाद सिटिंग एट द कंप्यूटर, मैं जब कंप्यूटर पर बैठा था, आई सो समथिंग लार्ज, मैंने कुछ बड़ा देखा, ठीक है। डार्क फॉल पास्ट, जो कि गिरा था, पास्ट माई विजन, फॉलोड बाई अ डल थ्रोबैक। अब देखो डल थ्रोबैक का मतलब निकालने जाओगे तो इसका मतलब होता है एक हल्की सी आवाज़ होना, कि कोई चीज़ गिरी और उसकी एक हल्की सी आवाज़ हुई, ठीक है। उसका जब आप कंप्यूटर पर बैठे थे आपने देखा कि कोई चीज़ गिरी है जो कि बड़ी है, ठीक है, और वो आपने देखा, आपके विजन में था। अब विजन के लिए कौन से विजन में था, सेंट्रल मतलब केंद्रित विजन में था, या बाहरी विजन में था, या इंसिडेंटल विजन में था, कौन से विजन में था। देखो इंसिडेंटल का मतलब होता है सेकेंडरी या माइनर इन इम्पोर्टेंस, तो ये तो किसी भी इम्पोर्ट नहीं होगा, ठीक है। हमेशा विजन से पहले अगर आपने कोई चीज़ देखी तो उसके लिए पेरीफेरल का यूज करते हैं। पेरीफेरल का मतलब जैसे अब आपकी आंख ऐसा तो है नहीं कि यहीं सेंटर में देखती है, तो सेंट्रल तो होगा नहीं, एक्सटर्नल ऐसा ही नहीं है कि बाहर की तरफ देखती है। पेरीफेरल का मतलब होता है कि जैसे ये है एक सर्फ, एक पूरा एरिया कि आपकी आंख इतना पोर्शन देख सकती है, तो उसमें कहीं यहाँ गिरा होगा कोई ऑब्जेक्ट, यहाँ गिरा होगा कोई, यहाँ गिरा होगा कहीं, यहाँ गिरा होगा, तो इसलिए हमारा पेरीफेरल यहाँ पर सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं द साउंड ऑफ आउल्स। तो ये तो अगर आपने साउंड पढ़ी है तो मैं पहले शायद करा चुका हूँ PY की सीरीज में। द साउंड ऑफ आउल्स का मतलब होता है जो, सॉरी मतलब नहीं, जो आउल्स की आवाज़ होती है उसे हम हूट बोलते हैं। हॉन्क बोलते हैं कार वगैरह का जो हॉर्न होता है, तो उसमें जो आपने लिखा भी होगा प्लीज़ डोंट हॉन्क, रोडों पे लिखा रहता है प्लीज़ डोंट हॉन्क, मतलब हॉर्न नहीं बजाइए, ठीक है। उसके बाद नी, NEIGH, निही, निही निही निही, अगर मैं ऐसे बोलूँगा तो हिनहिनाना, निही 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 निही, ऐसे, इसे ऐसे याद कर लो, ठीक है। हमें याद नहीं रहेगा, आप बार बार इसे पढ़ो निही 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 निही, तो आप बोलोगे क्या भैया हिन हिना रहे हो ना। तो जो आपका
हॉर्स होता है वो भी हिनहिनाता है ना, तो इस तरह से आप याद कर लो। उसके बाद अगर आप याद करने जाओगे क्रॉक, तो क्रॉक का मतलब बताओ, क्रॉक का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पर जो आपका क्रॉक का मतलब होता है, क्रॉक का मतलब आपका होता है क्रॉक का मतलब क्या होता है, हाँ, क्रॉक जो आपका फ्रॉग आवाज़ करता है, क्रॉक का मतलब होता है जो आपका फ्रॉग आवाज़ करता है, क्रॉक। एक बार कंफर्म कर लेना जहाँ तक, हाँ, जहाँ, एक बार आप गूगल कर लेना। वैसे मैं 99% कन्फर्म हूँ कि जो आपका क्रॉक होता है वो फ्रॉक की आवाज़ होती है। एक बार आप गूगल करके देख लेना, और मैं नीचे कमेंट में बता दूंगा अगर मैं गलत होऊंगा तो, ठीक है। उसके बाद 4 years ही परस्यूड अ वेंडेटा अगेंस्ट द मॉरिस फैमिली। कई सालों तक, वेट अ सेकेंड, 4 years, कई सालों तक, ही परस्यूड मतलब लगातार उसने परस्यू किया क्या, वेंडेटा। वेंडेटा का मतलब जानते हो, प्रोलॉन्ग्ड बिटर फ्यूड, ठीक है। इसका प्रोलॉन्ग्ड बिटर फ्यूड का मतलब बहुत सालों से कोई विवाद चला रहा है, दुश्मनी चली आ रही है, कि मतलब कई सालों से उसने क्या, उस दुश्मनी दुश्मनी रखी किससे, मॉरिस फैमिली से। अब वेंडेटा का मुझे क्या बताना है, एंटोनियम बताना है। अब इसका मतलब अगर आप लिखना चाहो तो ऐसे लिख लो, प्रोलॉन्ग्ड। प्रोलॉन्ग्ड का मतलब होता है बहुत लंबे समय से, प्रोलॉन्ग्ड बिटर, बिटर मतलब बहुत कड़वाहट, फ्यूड, फ्यूड, ठीक है, झगड़ा। और राइवलरी भी बोल सकते हो, दुश्मनी, ठीक है, राइवलरी भी बोलना चाहो तो बोल सकते हो, ठीक है। अगर मैं इसका, अब देखो ये नेगेटिव वर्ड है, अब मुझे इसका क्या चाहिए, मुझे इसका, हाँ, मुझे एंटोनियम चाहिए, मतलब पॉजिटिव वर्ड चाहिए। कॉन्फ्लिक्ट, विवाद, एक खुद में नेगेटिव वर्ड है तो ये तो नहीं होगा, ये इसका सिनोनियम हो जाएगा। उसके बाद ट्रेड्यूस, ट्रेड्यूस का मतलब बताओ क्या होता है। ट्रेड्यूस का मतलब तो भाई मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, ठीक है, आप देख लेना। मतलब इसमें जो पॉजिटिव वर्ड होगा वो होगा आपका हार्मोनी। हार्मोनी का मतलब एक साथ मिल के रहना। तो इस तरह से नेगेटिव और पॉजिटिव सेंस लगा के भी आप पेपर में अटेम्प्ट कर सकते हो। उसके बाद इवन इफ अ एविडेंस वाज रिलेवेंट टू द केस, मतलब इवन इफ, मतलब वो कह रहा है यदि जो एविडेंस है वो भी रिलेवेंट है केस केस है, इट कुड नॉट बी यूज टू डिटरमाइन द रेप्रोवेट। अब यहाँ पर देखो, एविडेंस एक आपका अनकाउंटेबल नाउन है, उसके साथ पहली बात मेरा ए नहीं आएगा, तो या तो ए गलत है, तो मैं इसको एक, या जैसे कि मेरा इन्फॉर्मेशन है, इन्फॉर्मेशन एक अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है। इन्फॉर्मेशन को मैं काउंटेबल बनाने के लिए दो चीज़ करते हैं हम। अगर हमें अनकाउंटेबल नाउन को काउंटेबल बनाना है तो देखो ऐसे करते हैं, मैं बताता हूँ आपको। जैसे इन्फॉर्मेशन है, लेकिन मैं बोलूँ कि कुछ इन्फॉर्मेशन, आप पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन बोल सकता हूँ। अगर मुझे इन्फॉर्मेशन को काउंटेबल बनाना है, आप पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन, अब मेरा ये काउंटेबल नाउन हो गए, कितनी इन्फॉर्मेशन, ठीक है। वैसे इन्फॉर्मेशन काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन होता है, तो ऐसे मैं इसे भी बना सकता हूँ, इवन इफ अ पीस ऑफ एविडेंस, या इवन इफ सम एविडेंस, इवन इफ नो एविडेंस, इस तरह से हम इसे चेंज कर सकते हैं। लेकिन एविडेंस एक अनकाउंटेबल नाउन है, इसके डायरेक्ट ए तो नहीं आएगा इसके सामने। आपको पता कोई भी आर्टिकल आप, मतलब ए और एन आपका काउंटेबल नाउन के साथ आता है, अनकाउंटेबल नाउन के साथ नहीं आता। तो मेरा जो किस पार्ट में एरर हो जाएगा, मेरा सेकंड वाले पार्ट में ही एरर हो जाएगा, मतलब सेंटेंस में फर्स्ट पार्ट का। उसके बाद मुझे डायरेक्शन फिल इन द ब्लैंक्स भरना है, ठीक है। इन माई व्यू दिस फॉल्स विद इन द एक्सेप्शन परमिटिंग वारंटीज सीजर इन सर्कमस्टांसेस। वो कह रहा है दिस फॉल विद इन द एक्सेप्शन परमिटिंग वारंटी सीजर्स, कि मेरे मेरे नज़रिए में, वो कहना चाह रहा है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू में, मेरे नज़रिए में, मेरे अकॉर्डिंग, ये जो चीज़ है जिसके बारे में वो बात कर रहा है वो किस में आती है, दिस फॉल्स विद इन द एक्सेप्शन परमिटिंग वारंटी सीजर, कि जैसे कि कुछ ऐसे अपवाद हैं, एक्सेप्शन का मतलब है अपवाद, जिसमें आप क्या कर सकते हो, जो वारंटी होती है उसे सीज कर सकते हो, उस पर सीज कर सकते हो, ठीक है, उसे बंद कर सकते हो, सीज कर सकते हो। ये उन अपवादों में आता है, इन सर्कमस्टांसेस। इन सर्कमस्टांसेस का मतलब कुछ इंपॉर्टेंट सर्कमस्टांसेस होंगे ना। इन सर्कमस्टांसेस कैसे, मतलब मतलब यहाँ पर मुझे कैसा वर्ड चाहिए, मतलब कि अब देखो कोई एक्सेप्शन है, तो वो जो एक्सेप्शन है वो किसी अर्जेंट में होगा, ठीक है, किसी इंपॉर्टेंट केसेस में होगा, किसी इंपॉर्टेंट सर्कमस्टांसेस में होगा। हम एक्सेप्शन ऐसे तो है नहीं कि किसी भी केस में रख देंगे, कोई भी सिचुएशन होगी उसमें हम एक्सेप्शन रखेंगे, एक्सेप्शन तो नहीं रखेंगे ना उस केस में।
तो यहाँ पर इन माय व्यू ये सिर्फ उन कुछ इम्पोर्टेंट सर्कमस्टांसिस में ही का अपवाद है जहाँ पर हम वारंटी को क्या कर सकते हैं, सीज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो रेवरेंट का मतलब समझते हो, रेवरेंट का मतलब होता है किसी के लिए डीप रेस्पेक्ट होना, तो ये तो सेंस ही नहीं बनता। स्पार्स का मतलब कोई लेस अमाउंट में होना, तो ये भी सेंस नहीं बनता। रिकॉन्डाइंट का मतलब होता है डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, तो ये भी कोई सेंस नहीं बनता। एग्जीजेंट का मतलब होता है इम्पोर्टेंट, अर्जेंट। ठीक है, तो ये एक सेंस बनता है कि मतलब ये जो जिसकी वो बात कर रहा है, वो अभी इसमें ऑथर ने बात मतलब वो हमें नहीं पता किसकी बात कर रहा है, लेकिन वो कह रहा है कि ये जो आता है ना वो कुछ इम्पोर्टेंट या अर्जेंट सर्कमस्टांसिस में ही आता होगा, जिसमें हम जो परमिटिंग वारंटीज है उसको क्या कर सकते हैं, सीज कर सकते हैं। ठीक है, तो हम कभी कभी ऑप्शन से भी देख सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन सुटेबल है, कौन सा ऑप्शन सुटेबल नहीं है। उसके बाद इफ़ यू थिंक अथीस्ट आर ऑल मिजरेबल, निहिलिस्टिक, अमोरलिस्ट, दिस बुक शुड पुट यू स्ट्रेट। वो कह रहा है कि अगर आप सोचते हो अथीस्ट कैसे होते हैं, देखो ये सारी बुकैब लिख लो, सारी बुकैब पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अथीस्ट मतलब होता है जो भगवान में विश्वास नहीं करता, नास्तिक होता है। ठीक है, अथीस्ट मतलब वो पहले मैं आपको मतलब बता देता हूँ जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अथीस्ट नास्तिक होता है जो भगवान में विश्वास नहीं करता, वो लिख लो। मिजरेबल का मतलब होता है अनहैप्पी और वेरी अनहैप्पी, जो बहुत अपनी ज़िंदगी से दुखी है, बहुत है ना। निहिलिस्टिक का मतलब होता है जो ये समझता है, जो रिलीजियस बिलीफ में बिलीव नहीं करता, जो किसी में बिलीव नहीं करता, जिसको ऐसा लगता है कि दुनिया मतलबी है। ठीक है, जो शून्यवाद में विश्वास रखता है। अमोरलिस्ट जो मोरल प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करता। ठीक है, तो ये सारी बुकैब आपको इंपॉर्टेंट है, ये लिख लो। उसके बाद अगर हम इस सेंटेंस का मतलब देखने जाएं तो इस सेंटेंस का मतलब होता है, 1 मिनट में बता देता हूँ। इस सेंटेंस का यहाँ पर मतलब होता है इफ़ यू थिंक अथीस्ट आर ऑल मिजरेबल, कि अगर आप सोचते हो कि सारे नास्तिक कैसे होते हैं, दुखी होते हैं, शून्यवादी होते हैं, अमोरलिस्ट होते हैं, तो ऐसा वो बेसिकली ये कहना चाहिए कि ऐसा नहीं है। इस किताब को पढ़ो, आपकी आंखें खुल जाएंगी। दिस बुक शुड पुट यू स्ट्रेट, मतलब इसका इस फ्रेज का मतलब यही है कि आपकी आँख खुल जाएंगी, आपको पता लगेगा कि ऐसा नहीं है बेसिकली। ठीक है, लेकिन अभी हम इस सब पे ना जाके हम ये देखते हैं कि निहिलिस्टिक का मतलब क्या होता है। निहिलिस्टिक का मैंने बता दिया, जो ये समझता है कि जिसको दुनिया मतलबी लगती है, जिसको ये लगता है कि जो किसी रिलीजियस बिलीफ वगैरह में रखता ही नहीं है, जिसको जो शून्यवाद में विश्वास रखता है। तो हमें इसका सिनोनियम देखना है, सेम ऐसा वर्ड देखना है, मतलब ये नेगेटिव वर्ड है, इसका हम नेगेटिव वर्ड ही देखेंगे। कैनोनिकल मेरे अकॉर्डिंग तो कोई वर्ड होता नहीं है। ठीक है, कैनोनिकल छोड़ो, इसे लिखने की जरूरत भी नहीं है। साइनिकल, अब बताओ साइनिकल का मतलब क्या होता है, आपको साइनिकल का मतलब पता होना चाहिए। साइनिकल का मतलब होता है जो हर एक इंसान को स्वार्थी समझता है। तो यहाँ पर इसका सिनोनियम तो हमें मिल गया। कॉनिकल, जो कॉनिकल शेप में हो। टायरेनिकल का मतलब होता है अत्याचारी, जुल्मी। ठीक है, जो दूसरों पर जुल्म ढाए, वो होता है टायरेनिकल। नेक्स्ट देखते हैं, सी नेवर डिड अपोलोजाइज्ड फॉर हर मिसकंडक्ट विद द बॉस। अब देखो वो कह रहा है कि सी नेवर डिड, उसने कभी अपोलोजाइज्ड मतलब कभी सॉरी भी नहीं मांगी, या कभी उसने सॉरी फील भी नहीं की, किसके लिए, बॉस के साथ मिसकंडक्ट करने के लिए, करने के लिए। ठीक है, अब ये बताओ, सी नेवर ऑलरेडी पास्ट में बना दे, कभी नहीं। ऑलरेडी मेरा सेंटेंस पास्ट में चला गया, नेवर आ गया, तो फिर मैं डिड क्यों लगाऊंगा, मेरा डिड नहीं आएगा। और अपोलोजाइज्ड सही है मेरा। ठीक है, तो मेरा किस पार्ट में एरर हो जाएगा, सी नेवर डिड अपोलोजाइज्ड, इस वाले पार्ट में एरर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। मुझे करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है इंटेंसिटी का। पहला गलत है, पहला नहीं होगा, दूसरा इंटेंसिटी, दूसरा सही है मेरा, तीसरा सी नहीं आएगा, ऐसा आएगा, तीसरे में ए नहीं आएगा, ई आएगा। उसके बाद फिशरमैन मेक्स हिज लाइफ्स फ्रॉम द सी। अब देखो इसमें क्या आएगा, आप ये बताओ सबसे पहले। तो देखो पहली बात तो फिशरमैन है। अब मैन देखो, मैन को मैं प्लूरल बनाऊंगा तो मैंस नहीं होता, मैन का प्लूरल होता है मैन, बस एक ही जगह ई आता है। तो पहली बात तो ये प्लूरल है। बेटा सेकंड, जो मेरा फिशरमैन है ये प्लूरल नाउन है। तो देखो जब ये प्लूरल नाउन है तो मेक सही है मेरा, ठीक है, लेकिन मुझे चलो ये अंडरलाइन, लेकिन हिज नहीं आएगा। जब हिज आएगा सिंगुलर के साथ तो देयर आएगा, लेकिन देयर के साथ लिव आएगा या लिविंग आएगा, ये बहुत बड़ी बात है। देखो देयर, देखो एक सेकंड आपको बहुत अच्छे से समझाता हूँ, यहाँ पर मेरी बात सुनो।
मेरी वर्ब सही आ गई यहाँ पर, है ना। उसके बाद है हिज। हिज की जगह मुझे पता है कि भैया जब प्लूरल नाउन है तो पसेशन भी प्लूरल आएगी, बहुत लोगों की बात होगी, तो ठीक है, ये मेरा एडजेक्टिव यहाँ आ गया। अब मेरा नाउन आ गया, मतलब सब्जेक्ट आ गया, वर्ब आ गई, और उसके बाद मुझे ऑब्जेक्ट चाहिए। तो ऑब्जेक्ट देखो, लिव क्या है, मेरी एक वर्ब है, लेकिन अगर मैं वर्ब को मुझे ऑब्जेक्ट बनाना, तो उसमें आईएनजी लगा देंगे हम, ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा। तो ये लिविंग हो जाएगा, और लिविंग से पहले एडजेक्टिव आ जाता है उसे क्वालिफाई करने के लिए, तो देयर लिविंग यहाँ पे सही हो जाएगा। उसके बाद राइट टू वोट इन इलेक्शन, तो ये तो सफरेज होता है, आपको पता होगा, ठीक है। और पोर्टेबल होता है पानी पीने योग्य, ये कई बार पेपर में आया, 2-3 बार पेपर में आया एसएससी एग्जाम्स में, बल्कि ज़्यादा आया है। पोर्टेबल पोर्टेबल होता है फिट टू ड्रिंक वाटर, पीने योग्य पानी। प्रोपेगेंडा, प्रोपेगेंडा का मतलब होगा, आपने बहुत सुना होगा जनरल लाइफ में कि प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है, बेसिकली कोई इन्फॉर्मेशन फैलाना जो कि मिसलीडिंग हो, गलत हो, जो लोगों को गलत तरीके से उस चीज़ को मनवाना कि ऐसा हो रहा है, ठीक है, प्रोपेगेंडा वो हो गया। ऑर्कर्ड हो गया, ऑर्कर्ड भी पेपर में पूछा गया है, तो ये भी ध्यान रखना, ऑर्कर्ड होता है आपका फलों का बगीचा, ठीक है। उसके बाद आपको सिनोनियम बताना है वर्च्यूसो को। देखो वर्च्यूसो का मतलब होता है आप स्किलफुल होना किसमें, म्यूजिक में, ठीक है, आपकी स्किल होना म्यूजिक में या किसी अदर आर्टिस्टिक वर्क में आपकी वो होना। और मेस्ट्रो सेम होता है कि स्किलफुल होना किसमें, आर्ट में, म्यूजिक में, या किसी और आर्टिस्टिकल वर्क में। नोवाइस का मतलब, नोवाइस इंपॉर्टेंट है, याद करना, नोवाइस होता है नया, नौसिखिया, अनएक्सपीरियंस्ड, ठीक है, नए नए कोई शुरुआत करते हैं उसके लिए नौसिखिया बोलते हैं हिंदी में। और कभी कभी ये अनएक्सपीरियंस्ड भी हो गया, जिसको एक्सपीरियंस नहीं होता उसको नोवाइस भी बोल दिया जाता है। वॉल्यूबल का मतलब होता है, वॉल्यूबल का मतलब आपका बहुत फ्लुएंटली बोलना, वॉल्यूबल का मतलब होता है बहुत लगातार बोलना, फ्लुएंटली बोलना, इस तरह से वॉल्यूबल का मतलब होता है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं फार एंड वाइड। फार मतलब बहुत, बहुत दूर और बहुत चौड़े में, बहुत दूर और बहुत चौड़े में, इसे याद कर रहा हूँ, बहुत दूर और बहुत चौड़े मतलब हर जगह, तो प्रेजेंट एवरीवेयर आपका सही हो जाएगा। उसके बाद सम रियलिस्टिक एस्टिमेट्स विल बी न्यू आफ्टर एडवांस टैक्स कलेक्शन फिगर्स आर आउट। अब देखो मुझे इसमें एरर बताना है। अब देखो विल बी आ गया, आपको पता है, देखो एक्टिव पैसिव वॉइस बेशक ना पूछी जाए, बट एक्टिव पैसिव वॉइस से पेपर में सवाल बनते हैं। अब देखो यहाँ विल बी है, और विल बी आपका पैसिव वॉइस में आता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो इसके बाद न्यू नहीं आएगा, नॉन आएगा। पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है, सिंपल सी बात है, कई बार बता चुका हूँ, ये बार बार नहीं बताऊँगा। अब जैसे कि हम वीडियो के एंड में एक रूल देखते हैं, तो वो रूल देख लेते हैं। आज हमारा कौन सा रूल है, चौथा रूल है, ठीक है। हम रूल देखेंगे आइदर, और का, नाइदर, नॉर का, नॉट ओनली बट ऑल्सो का। पेपर में कई बार सवाल बनता है और आप लोग गलत कर देते हो। जैसे पहला सवाल है, कैसे बनते हैं वो देख लेंगे। नाइदर द कलर और द साइज ऑफ द क्लॉथ्स सूट या सूट्स मी। अब बताओ क्या एरर है इसमें, एरर बताओ मुझे क्या एरर है। तो देखो सबसे पहले तो नाइदर के साथ हमेशा नॉर आएगा, तो यहाँ मेरा और ना आके क्या आएगा, यहाँ मेरा नॉर आएगा। उसके बाद साइज ऑफ द क्लॉथ्स मतलब जो कपड़ों का साइज है, सूट या सूट्स। अब देखो मैं कैसे करूँगा, मेरा इसमें जो हम वर्ब लेते हैं ना, वो एक रूल यूज करते हैं, रूल ऑफ प्रॉक्सिमिटी। अब जैसे देखो इसमें दो सब्जेक्ट हैं, नाइदर द कलर एक द कलर सब्जेक्ट है, और द साइज एक साइज सब्जेक्ट है। अब क्लॉथ सब्जेक्ट नहीं है, ये चीज़ ध्यान रखना। साइज ऑफ द क्लॉथ, ऑफ के बाद द क्लॉथ आ रहा है, एक्स्ट्रा ऑफ के बाद ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, मैं बता चुका हूँ। तो मेरे दो नाउन हैं, ठीक है। अब इसमें तो दोनों ही नाउन सिंगुलर हैं, बट सपोज मेरा एक नाउन, चलो नेक्स्ट में देखेंगे, नेक्स्ट में होगा। पहली बात ये ध्यान रखो कि इसमें जो वर्ब आएगी ना, वो पास वाले नाउन के अकॉर्डिंग आएगी। तो पास वाला वर्ब के पास में कौन सा नाउन है, ये वाला है, ये सिंगुलर है, तो वर्ब में ऐसा आएगा, तो मेरा सूट नहीं आएगा। देखो इसमें आपको और क्लियर होगा। नॉट ओनली राम बट ऑल्सो हिज फ्रेंड्स वाज या वर प्रेजेंट। अब देखो एक इसमें नाउन मेरा क्या है, फ्रेंड्स और सब्जेक्ट है, एक मेरा राम सब्जेक्ट है। अब बताओ वाज लगाऊं या बर लगाऊं, क्योंकि फ्रेंड्स मेरा प्लूरल है और राम मेरा सिंगुलर है। लेकिन आप एक बात देखो यहाँ पर,
मैंने क्या बताया, वर्ब के पास में सब्जेक्ट कौन सा, ये वर्ब है, यहाँ में या तो बाज आएगी या बर आएगा, ये मेरा वर्ब है, इसके पास में सब्जेक्ट है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स, इसलिए मेरा कौन सा रूल लग जाएगा यहाँ पे, रूल ऑफ प्रॉक्सिमिटी, पास वाला रूल लग जाएगा। तो फ्रेंड्स प्लूरल है तो मेरी प्लूरल वर्ब आ जाएगी, वॉच कट जाएगा। और देखो एक चीज़ और ध्यान रखना, अगर सेंटेंस में नॉट ओनली आता है तो वट ऑल्सो जरूर आएगा, वट ऑल्सो जरूर आएगा। देखो, और हाँ मतलब वो मैं दूसरे में क्लियर करूँगा कि जैसे अगर नॉट ओनली आ रहा है तो आपका बट ऑल्सो सेंटेंस में जरूर आएगा, ये ध्यान रखना। लेकिन कभी कभी जरूरी नहीं कि बट ऑल्सो साथ में आएगा जरूर। देखो नॉट ओनली राम बट हिज फ्रेंड्स वर ऑल्सो प्रेजेंट, राम ही नहीं उसके दोस्त भी प्रेजेंट थे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो नॉट ओनली यहाँ आ गया बट, और इसको इन्होंने थोड़ा स्प्लिट करके रख दिया, फिर भी ये सही है, ठीक है। तो इनमें चाहे आइदर और हो, नाइदर नॉर हो, या नॉट ओनली बट ऑल्सो। सबसे पहले आपको जो ध्यान रखना है वो बता देता हूँ, जस्ट वेट अ सेकेंड। आपको इसमें जो याद रखना है मेरे भाई, वो ये याद रखना है कि आइदर के साथ हमेशा और आएगा, नाइदर के साथ हमेशा नॉर आएगा, और नॉट ओनली के साथ हमेशा बट ऑल्सो आएगा। दूसरी बात, इसमें जो हम वर्ब का यूज करेंगे वो जो रूल ऑफ प्रॉक्सिमिटी लगाएंगे, वर्ब के पास में जो सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग वर्ब आएगी, ये रूल है ये। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इस लेक्चर को यहीं पे ख़त्म करते हैं, आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और ध्यान रखिए अपना।